सवाल मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीम जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है। इसमें ईपीएफओ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल मतलब हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं, और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए, और जहाँ तक मेरा मानना है इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के जैसा कि आप सभी को लगातार जानकारी दी जा रही है कि मिनिमम पेंशन वृद्धि पर क्या कार्रवाई हो रही है और सरकारी स्तर पर क्या कार्रवाई चल रही है, और पेंशनर भी चैन से नहीं बैठे हैं। सभी सांसदों और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने का काम लगातार जारी है, जो कि सारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे देश में पेंशनर ज्ञापन दे रहे हैं। दोस्तों देश के सभी पेंशनरों को पता है कि जरा भी अगर लापरवाही की गई तो पेंशन बढ़ोतरी का जो मसला है, जो मामला है, उसे ठप कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। दोस्तों ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी पीएफ कमिश्नर प्रदीप सिंह जी ने 21 जनवरी 2025 को लाइव सेशन में स्वीकार किया है कि पेंशन बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है, जिसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों आप सभी को पहले ही बताया गया है कि कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे अभी यह सोचकर न बैठे कि हमारा काम अब तो हो ही जाएगा, बल्कि पूरे देश में अपने अपने तरीके से प्रदर्शन अभियान, सांसदों से मिलकर ज्ञापन देना आदि काम जारी रखना है, तभी सरकार पर दबाव बनाया जा सकेगा। दोस्तों एनएसी के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह राजावत जी ने सभी एनएसी नेताओं पेंशनरों से आग्रह किया था कि सभी अपने डीएम ऑफिस में पहुंचकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का ज्ञापन डीएम महोदय को सौंपें और इसकी एक प्रतिलिपि अपने एरिया के सांसदों को भी सौंपें। यह कार्यक्रम 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक के लिए रखा गया था दोस्तों, जिसमें कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की आवाज़ पीएम मोदी तक देश भर के चारों दिशाओं से पहुँचे। आजकल इसी का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। बंगाल के अलग अलग जिलों में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया, वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, गोवा में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में भी ज्ञापन दिया गया, और हरियाणा में यमुनानगर, उत्तराखंड के हल्द्वानी, टनकपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन तथा ग्वालियर में एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी की उपस्थिति में डीएम को ज्ञापन दिया गया, और बंगाल के चारानगर में ज्ञापन दिया गया। गुजरात के भावनगर, भुज और जामनगर में सांसदों और डीएम के माध्यम से पीएम मोदी को ज्ञापन दिया गया। उत्तर प्रदेश में अनेक जिलों में बैठकें की जा रही हैं और सांसद, मंत्रियों और डीएम को ज्ञापन भी दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद, औरैया, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, चंदौसी, मेरठ, बस्ती, संत कबीर नगर, रायबरेली, आजमगढ़ में सभाएं की गई और माननीय जिला अधिकारी जी को ज्ञापन भी दिया गया। सांसदों को भी उसकी प्रतिलिपि सौंपी गई। दोस्तों वहीं लखनऊ में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में ज्ञापन देकर दिल्ली भेजवाया गया। साथ ही लखनऊ के डीएम ने ज्ञापन लेकर तुरंत ही प्रधानमंत्री कार्यालय को मेल भेजा। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के नांदेड़, धुले आदि में डीएम ऑफिस को ज्ञापन दिया गया। जलना में 22 जनवरी 2025 को एक भव्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जलना के सांसद कल्याण काले जी और स्थानीय विधायक भी शामिल हुए, और एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्षा सरिता नारखेड़े व एनएसी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कमांडर अशोक रावत जी ने दिल्ली में श्रम मंत्री और वित्त मंत्री जी के साथ हुई बैठक के बारे में बताया, और पेंशन वृद्धि जल्द से जल्द की जाएगी, इसकी भी संभावना के बारे में बताया। आपण मुंडन आंदोलन केलं,
भिक्षा मागो आंदोलन केलं, आपण अर्धनग्न आंदोलन केलं, दिवाळीच्या दिवशी उपाशी राहून आंदोलन केलं, आपण सगळ्या प्रकारची आंदोलनं केली. त्या ईपीएफओच्या ऑफिस समोर जाऊन 5,000 लोकांनी त्याचा मड काढलं दिल्लीला. आपल्याला अटक झाली, खेचत नेलं, तुरुंगात टाकलं, पण आपण थांबलो नाही. कारण आपला उद्देश त्यातून कमिशन खाण्याचा किंवा लोकांना फसवण्याचा, वर्गणी खाण्याचा हा उद्देश आपल्या संघटनेचा नाहीये. आपला उद्देश आहे की जे या देशात, या देशाचे आमचे जे बाप आहेत त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. आणि न्याय फक्त पैशाने मिळत नाही, न्याय सन्मानाने मिळतो. 2 जीवांना मेडिकल फॅसिलिटीज फुकट, या दोनही मागण्या आपल्या येत्या बजेटमध्ये व्हायलाच पाहिजे. आणि तसे संकेत आहेत, पण आमचा आता कोणावरच विश्वास राहिलेला नाही. बरोबर का चूक आहे? कारण आमचं तोंड दूध पिऊन पोळलं, आता ताक पण आम्ही फुंकून पिणार आहे. बरोबर का चूक आहे? आणि म्हणून आपल्याला संघर्षासाठी तरीही तयार राहावं लागेल. मी मागे सांगितलं नांदेडमध्ये पण की आपण श्रममंत्र्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, फायनान्स मिनिस्टरच्या म्हणण्याप्रमाणे आपण आपली तलवार म्यानात टाकली आहे, पण पूर्ण म्यान केली का? पूर्ण म्यान केलेली नाही. जर आपलं काम झालं तर आपली तलवार म्यान करून त्यांच्या चरणाशी ठेवून नमस्कार करू. बरोबर? आणि जर काम झालं नाही तर तलवारीची मूठ आपल्या हातात आहे. खेचायला किती वेळ लागतो? तलवार खेचायला वेळ किती लागतो? ती तलवार खेचून पुन्हा संघर्षासाठी उभे राहू. कारण आपलं जीवन एकदा आहे आणि आपल्याला माहितीये घरात बसून अपमानित होऊन सडत सडत मेल्यापेक्षा आपण रस्त्यावर लढत लढत पाहू. बरोबर आहे का? तयारी आहे का? आणि ह्या तयारीनिशी आपल्याला कामाला लागायचं आहे. काम झालं असं समजू नका, काम झालं असं समजू नका. पानिपतच्या लढाईत मराठ्यांना वाटलं आपण जिंकलो, शेवटची रात्र बैलाची होती. बरोबर आहे की नाही? आपल्याला सुद्धा ती लक्षात ठेवावं लागेल. आपण जोपर्यंत आपल्या खात्यात 7,500 आणि महागाई भत्ता येऊन पडत नाही तोपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही. इसके बाद सांसद कल्याण राव काले ने पेंशनरों की पूर्ण समर्थन किया और पेंशनरों की मांग को जायज बताते हुए अपने समर्थन दिए. तुम्ही पण जरा जसं आता राऊत साहेबांनी घोषणा द्यायला लावल्या ना, तसं पाहिजे ताकद मनगडात. आता जे बिचारे घरात बसले पडले त्यांचा भाग वेगळा आहे. सरकारला जरा जागा आणायचं असलं ना तर केस रंगून काय होत नाही. बाल को काले करने से कुछ नहीं होता, उसको कुछ नादानियां भी करना पड़ती है. आता आलेला आहे निरोप. मला सांगायचं तात्पर्य इतकंच आहे, आपण सगळेजण एका आईची लेकरं आहोत. मला राऊत साहेबांचं एक स्टेटमेंट पटलं. आपण हा काही जातीचा आणि धर्माचा मेळावा नाही, हा श्रमशक्तीचा मेळावा आहे. आम्ही भारत निर्माण केलाय आणि त्यातले आम्ही सैनिक आहोत. आम्ही जे उड्या मारतोय ना राऊत साहेब, आज नव्या पिढीतले लोक तुम्ही निर्माण करून ठेवलंय त्याच्यावर उड्या मारतोय. त्याच्या उपकाराची जाणीव, ते केल्याची जाणीव आमच्या पिढीला असली पाहिजे. हा आमचा ठेवा आहे, हे आमचं असेट आहे. आणि याच्याकडे पाहून आपण जर दूर गेलो तर निश्चितपणाने एक दिवस आम्ही काहीच गेल्याशिवाय राहणार नाही. तर आमचा इतिहास आम्ही विसरलो होता. म्हणून ही आई वडील आहे, यांना सांभाळण्याची जबाबदारी ही आमची आहे. सरकार म्हणून आपली आहे. मग ते सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे त्याला महत्व नाही. दोष हा सिस्टम मधला आहे. दोष तुमचा नाही, दोष सरकारचा नाही. त्या सिस्टमचा दोष असतो. करणाऱ्याची इच्छा खूप आहे, फक्त दोस्तों
2025 के बजट आने तक यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और इसकी रिपोर्ट भी ऊपर तक भेजी जा रही है, जिससे कि सरकार पर दबाव बना रहे। पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि की रिपोर्ट आप सभी को दी जा रही है। सवाल मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीम जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है, इसमें ईपीएफओ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल मतलब हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है, किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वो उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा ईपीएफओ का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जैसा सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी, अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी, उसके हिसाब से ही ये स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन किस सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है, उसके हिसाब से जो स्कीम में फार्मूला है उसी से बनती है और वो एक निर्धारित फार्मूला है और स्कीम में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसी के हिसाब से पेंशन बनती है। और ये पेंशन जो क्वांटम है और जो चीज़ें हैं वो सब तय होती हैं बाकायदा। जो फंड है, जो पेंशन फंड है, उसके एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से सारे फार्मूले और सब चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल। तो अगर फंड में ज़्यादा रिटर्न आता है तो पेंशन ज़्यादा मिलती है, इस तरह से रहता है। ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इवन शुरुआत में कई बार जब रिटर्न अच्छे थे पेंशन स्कीम के, तब हम लोगों ने 1-2% पेंशन बढ़ाई भी थी। अभी रिसेंटली वैल्यूएशन चल रहा है और जब जैसे ही इस पर सरकार से कोई निर्णय होता है, उसी हिसाब से मिनिमम पेंशन पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा हायर पेंशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में मुख्यालय हेड ऑफिस से जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा चुके हैं और सभी ऑफिस इस पर काम कर रहे हैं तल्लीनता से। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं या फिर EPFI-GMS जो हमारा ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर भी अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। जो हायर पेंशन वाले मामले हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्रदीप जी ने, हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया कि अगर हायर पेंशन से मामला आपका केस है कोई और जो EPF ऑफिस में है उसके बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो वो उसी ऑफिस से आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हर केस पे विशेष तौर पर एग्जामिन किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है और उस पर डिसीजन लिया जा रहा है। हर केस पर, किसी भी केस पर यहाँ से इस लेवल से नहीं होता है, वो फील्ड ऑफिस में ही हो रहा है और उसके लिए दिशा निर्देश जो हैं वो यहाँ के पेंशन डिवीज़न ने जारी कर दिए हैं। तो आपको जल्द ही आपको आपकी सूचना मिलेगी कि आपके केस में क्या हो रहा है। मुनमुन जी हैं, ये पूछ रही हैं कि हाइक हुआ है क्या सर? तो हाइक तो नहीं हुआ है अभी, और अगर होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी प्रदीप जी ने आपको बता दिया है। जी प्रदीप जी, और कुछ बताएं? हाँ, तो मैं एक बार फिर से जो हमें आपको इसमें क्या करना है मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। देखिए, अभी जनवरी 2025 के बाद जितने भी क्लेम होंगे, आप ज़्यादातर हमारे पेंशन क्लेम ऑनलाइन ही होते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी बैंक अकाउंट में आपको पेंशन चाहिए उसका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC क्लेम के साथ दें। जो पहले से क्लेम दे चुके हैं और अब उनका ट्रांसफ़र होना है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी क्लेम ऑलरेडी अभी प्रोसेस में है और ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, उनको अब ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी ऑफिस में वो PPO इश्यू होने के लिए है पेंडिंग, वहाँ से ही उसका जल्दी से जल्दी उसको प्रोसेस करके उसका PPO इशू कर दिया जाएगा, चाहे वो उस ऑफिस के जुरिडिक्शन में हो चाहे ना हो, क्योंकि अब सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट है। सारे ऑफिस को ये इनेबल कर दिया गया है कि वो भारत की किसी भी शाखा, किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पेंशन डिसबर्स कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप अपना ई-नॉमिनेशन सही रखें और अपना जो भी बैंक अकाउंट जिससे आप भविष्य में पेंशन लेना चाहते हैं, मैं जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि जब भी जो अगले 6 महीने या साल भर में रिटायर होने वाले हैं, वो अपने
जिस बैंक अकाउंट से पेंशन लेना चाहते हैं उसको सिस्टम में अपडेट रखें और वहाँ पे अपनी ब्रांच से संपर्क करके उसको आधार इनेबल्ड भी करवा दें, ताकि जब भी EPFO आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की शुरुआत करे तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और वो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि आप जो भी अकाउंट चाहे आप आधार से लिंक कर दीजिए, आपको सिस्टम में कुछ रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो भी नया अकाउंट आपके आधार से लिंक होगा उसमें पेंशन जानी शुरू हो जाएगी जब ये सिस्टम आ जाएगा। फिलहाल जो सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें आपके अकाउंट नंबर और IFSC के हिसाब से पेमेंट हो रहा है। तो एक और दिक्कत हुई थी जब जैसे कुछ ब्रांच मर्ज हो जाती हैं या कुछ बैंक ही मर्ज हो जाती हैं, तो अगर आपकी ब्रांच या बैंक का IFSC बदल गया है तो कृपया तुरंत अपने नज़दीकी PF ऑफिस को बता दें, ताकि हम सिस्टम में उसे अपडेट कर दें और आपको पेंशन पेमेंट रिसीव करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। कुछ लोग हैं, कुछ दर्शक हमारे हैं जो अपने सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने यह सत्य है, EPFO ने खुद माना है कि सरकार पेंशन वृद्धि की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। सभी सांसदों और DM ऑफिस में जाकर के NAC टीम मुलाकात की और सभी को ज्ञापन दिया। यह कार्यक्रम पूरे देश में किया गया और EPFO भी माना कि सरकार पेंशन बढ़ोतरी पर कार्य कर रही है। बहुत जल्द EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। तो दोस्तों यह वीडियो या जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।